माँ बाप फिर सोचे कि इसका नीट अब हो ही जाएगा और हम सोचे कि नहीं हुआ तो साल ज़ाया हो जाएगा। कभी बायो फिर भूल जाती और कभी फ़िज़िक्स के क्वेश्चन ही नहीं आते। शुरुआत के टेस्ट में मेरे नंबर भी अच्छे नहीं थे आते। पढ़ते हुए ख़याल भी आता कि अय्याशी करें और छोड़ दें सब कुछ। फिर अंदर से ख़याल आता क्या उनको धोखा देगा तू जिन्होंने लगा दिया तेरे पीछे सब कुछ। बस अपने नाना जी बशीर अहमद सिरवाल जो कि अभी मौजूद नहीं है उस दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने रोल प्ले किया है वो रिमार्केबल था। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वो खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने मुझे ऐसा गाइड किया था, ऐसा गाइड किया। और जाते वक्त उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी थी कि मुझे लगता है कि अभी मुझे जब रिज़ल्ट आया मुझे डायरेक्ट वो दुआएं याद आ गई कि नहीं वो दुआ आज कबूल हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़रियो और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं नीट के एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद जो है कल रिज़ल्ट भी आए और बहुत सारे बच्चे जो है उसमें कामयाब हुए। सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त हमारे साथ एक होनहार तलबा हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये भी जो है इनने भी नीट का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उसमें जो है क्वालिफ़ाई किया। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस रैंक में क्वालिफ़ाई किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी बच्चों के लिए। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताएं। जी शुक्रिया आपका। मेरा नाम अहमद फराज मलिक है। मैं बोंजवा तहसील बोंजवा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। जी मैंने भी इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरे मार्क्स 610 थे आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक थी 16,336। अच्छा, तो बेटा आप मुझे बताएंगे जिस तरह से इस वक्त आप जो है कामयाब हुए हैं और आपके घर में भी काफ़ी खुशी की लहर है, तो किस तरह से देखते हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको? जी बहुत खुशी हो रही है। एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है जो 12 साल की एक तपस्या कह दीजिए इसको, कि 12 साल तक मेहनत करता है बच्चा, उसको कुछ नहीं दिखता, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पर उसको जो है अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। उसके बाद अगर ये रिज़ल्ट ऐसा है तो बहुत खुशी होती है। और इस खुशी के मौके पर मैं सबसे पहले अपने मालिक खालिक अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा मेरा एक कामयाब होना बिल्कुल नामुमकिन था। क्योंकि अब अभी जो बच्चे देख रहे हैं मुझे, उनको लगता होगा कि मैं कुछ बताऊंगा कि नहीं आप जो है कोई ख़ास बुक लीजिए, कोई ख़ास लाइन पढ़िए, कोई ख़ास चैप्टर या कोई ट्रिक्स बताऊंगा। वैसी बात नहीं है। मेरा मैसेज हर एक बच्चे के लिए यही रहेगा कि आप जो है सबसे पहले अपने खुदा को राज़ी कीजिए। अगर आपका खुदा आपसे राज़ी है तो आपको कामयाब होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके बाद मैं शुक्र करता हूँ अपने माँ बाप का, खुसूसी माँ बाप का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई जवाब नहीं। मुझे खुद लगता है अपनी जगह कि पूरी दुनिया में मेरे माँ बाप जैसा कोई नहीं होगा, खुसूसन मेरी माँ का, जिनको सुबह आज जानते हैं आप कितनी स्ट्रिक्ट ड्यूटी है। वो भी टीचर हैं। वो सुबह 10 बजे जाना पड़ता था ड्यूटी के लिए और 3 बजे आके बीच में वो 1 बजे आती थी हमें खाना दे के, उसके बाद मनपसंद का खाना बना के देती थी। उतनी गर्मी में, ठाठरी में, आप जानते हैं कितनी गर्मी रहती है, उस गर्मी में इतना खाना हमें बना के देना, उसके बाद हर एक कपड़े कौन से पहनने उनका ख्याल रखना। उसके बाद कोई बिलाशक वो उनको उतना नॉलेज नहीं है, वो मेरी पढ़ाई मुझे पढ़ाते नहीं थे, लेकिन जो मैं पढ़ता था उसमें उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। अगर मुझे वो सारी चीज़ें उनने मुहैया नहीं कराई होती, वैसे उन्होंने मुझे ट्रीट नहीं किया होता, शायद मैं डिप्रेस होकर जो है अपने आप को क्विट कर देता। तो ये माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं शुक्र करता हूँ सबसे पहले अपने अपने चाचू जी का, असगर अली मलिक, जो कि अभी DSP हैं बानिहाल में, ट्रैफिक बानिहाल, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे किसी संदीप महेश्वरी की ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि आज बच्चों ने ट्रेंड बनाया है कि वो छोटे छोटे शॉर्ट्स देके अपने आप को जो है वो मोटिवेट करते हैं कि नहीं हमें जो है अब यहाँ से हम थोड़ी वीडियो देख ली बस अब हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे ना। मुझे अपने चाचू बहुत एनफ थे, उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट किया जैसे मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मेरे माँ बाप तो यहीं पर थे ठाठरी में, तो मेरे चाचू और मैं चाची के पास रहा, उधर पुलिस लाइन क्वार्टर, उधर गांधीनगर में क्वार्टर्स में रहा। तो चाची ने वैसे ट्रीट किया, क्योंकि आप जानते हैं आज कोई भी घर वाला, आज मैक्सिमम घरों में आप देखिए कोई एक्सेप्ट नहीं करता किसी बच्चे को ऐसे वो 5 महीने रहे वहाँ पर, 6 महीने रहे। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा, जैसे मुझे माँ ने ट्रीट किया उससे बढ़कर मेरी चाची ने मुझे ट्रीट किया। उसके बाद मैं शुक्र करता हूँ अपने नाना जी बशीर अहमद सिरवाल, जो कि अभी मौजूद नहीं है उस दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने रोल प्ले किया है वो रिमार्केबल था। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि वो खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने मुझे ऐसा गाइड किया था, ऐसा गाइड किया। और जाते वक्त उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी थी कि मुझे लगता है कि अभी मुझे जब रिज़ल्ट आया मुझे डायरेक्ट वो दुआएं याद आ गई कि नहीं वो दुआ आज कबूल हुई।
इसी के साथ मैं शुक्र अदा करता हूँ अपनी दादी का, जिनका नाम नसीमा बेगम है, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। उनके भाई और उनकी अहलिया जो कि इस बार सारे तीनों मुझे हज पे गए थे, उनने मेरे लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुआएं की, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। मेरे जितने दोस्त थे, ईपीएस स्कूल की मैं बात करूँ, बोंजवा स्कूल से जहाँ मैंने बचपन से तालीम शुरू की, उसके बाद ईपीएस स्कूल में आया, इतना ज़्यादा सब टीचर्स ने मेरा सपोर्ट किया, सब टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया। उसके बाद फिर आकाश में गया, और सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि आकाश वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। हालांकि वहाँ पर एक बच्चा नहीं होता है, वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से बच्चे होते हैं, तो आकाश वालों ने, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो मुझे ही देख रहे हैं, बाकी किसी को नहीं देख रहे। ऐसी दो मैम का मैं खुसूस नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहली मैम है एक बॉटनी की मैम, वहाँ पर महक मैम नाम है उनका, और दूसरी है ज्योति मैम जो कि केमिस्ट्री के लेक्चरर है। ये ऐसी मैम है जिन्होंने एग्ज़ाम के 2 बजे तक मुझे कंटिन्यू मैसेज किए। हालांकि उनकी अपनी क्लासेस भी थी उस दिन 17 जुलाई को, तो उन्होंने उस वक्त मुझे इतने फ़ोन्स किए, इतने मैसेज किए कि बच्चा कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम्स है उनके, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास सिर्फ मेरा तो पहला अटैम्प्ट था। तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया 2 बजे तक कि मुझे बूस्ट आ गया उस वक्त। हालांकि मैं एग्ज़ाम के दिन आपको बताऊँ कि 11-12 बजे तक मुझे ये हो रहा था फील कि बस मैं अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं अगले साल के लिए सोचूंगा। तो लेकिन मैम ने इतना मैसेजेस किए, इतने मैसेज के मुझे लगा नहीं यार, जिनने मैम ने मुझे इतना पढ़ाया तो उनके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैं गया एग्ज़ाम देने सिर्फ मैम के कहने पर। उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने तमाम दोस्तों का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। दोस्तों ने बहुत, अक्सर कहा जाता है कि दोस्त बिगाड़ते हैं या फिर कहीं ले जाते हैं, कहीं उल्टा कर दे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बिल्कुल होते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप दोस्त, आपको तो अकल दिया अल्लाह ताला ने, आप देखिए कौन सा दोस्त आपके साथ है, कौन सा दोस्त आपके खिलाफ है। अब दोनों दोस्त आपके साथ, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आपके खिलाफ है उसके ऐसा ट्रीट नहीं करना कि उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, उसकी बेइज्जती कर देनी है। आपका ये रवैया होना चाहिए कि आपको उसके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करना है जैसे आप अच्छे दोस्त के साथ करते हैं, तभी आपके ऊपर अल्लाह ताला करम करेगा। उसके बाद ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिए कि आपको जो है कभी भी ना माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है। माँ बाप की नाफरमानी अगर आप करेंगे तो अगर आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही ज़्यादा आप काबिल हो, कितने ही माहिर हो, आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका कहीं सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर आपने ऊपर वाले को बुला दिया तो आप भी ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने चोरियाँ, अगर आपने झूठ बोलने शुरू किए, अगर आपने धोखे देने शुरू किए, अपने दोस्तों को झूठ बोला कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, किसी को मिसगाइड कर रहे हो, किसी के बारे में दिल में गलत ख्याल ला रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें अक्सर पढ़ाई जो है, पढ़ाई कामयाब होना एक अलग चीज़ है, और ये चीज़ें जो मेन चीज़ें यही डिसाइड करती है, तभी जाके आदमी जो है कामयाब होता है। तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, यही मैसेज है मेरा आज, जो मुझे अभी देख रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। आपने जो है बखूबी सभी लोगों का नाम लिया, आपने अपने चाचू का नाम लिया, अपने माँ बाप का नाम लिया, अपने टीचर्स का नाम लिया, और अपने नाना जी का नाम दिया। सिरवाल साहब काफ़ी बड़ी शख्सियत रही हैं यहाँ हमारे इलाके की। तो और आपने अपनी जो टीचर्स जहाँ इंस्टीट्यूट आप पढ़ते थे उनका नाम भी लिया, और ख़ास चीज़ आपने ये कही कि रिश्तेदारों ने आपको सपोर्ट किया। ये एक अच्छा मैसेज है कि आपके रिश्तेदारों ने आपको सपोर्ट किया और आपके टीचर्स ने जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गाइड किया। अच्छा, मैं अभी सवाल कहना चाहूँगा, जैसे आपने तो काफ़ी जल्दी में सबका नाम दे के सबको एक मैसेज भी दिया, बहुत अच्छा मैसेज था, और सबको अपने मालिक को याद करना चाहिए। और ज़रूरी है एक जो है रिलीजियस बिलीफ, जो हमारे हिंदुस्तान में जो है अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, और सभी रिलीजन में जो है अपने अपने बिलीफ्स हैं, और सबको अपने बिलीफ पे कायम रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसके साथ मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से जब एग्ज़ाम्स होने वाले थे, जब डेट आ गई थी, तो उस वक्त एक ट्रेंड चला था यहाँ पर जस्टिस फॉर नीट, या मतलब पोस्टपोन नीट करके, तो क्या आपने उस ट्रेंड में हिस्सा लिया? जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड्स आते रहते हैं। आप देखिए, एक बच्चे जो है, कोई 1 लाख बच्चे नहीं थे, 18 लाख बच्चे थे। उन्हीं बच्चों में से कुछ चंद ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो वो सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसी को आपने हिस्सा नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देखो, अगर मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ कि जिस आदमी को पता है कि मैंने नीट क्लियर करना है, वो उसकी तैयारी उस महीने से थोड़ी शुरू हो रही है, उसकी तैयारी 9th से शुरू हो रही है। एक्चुअल में नीट की तैयारी 9th से शुरू हो रही है। अब उसको 1 महीने से क्या फ़र्क पड़ना, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए 1 महीना बढ़े या घटे। बढ़ेगा तो अच्छी बात, नहीं बढ़ता तो वैसे भी तैयारी थी। अब 1 महीने जो बता रहे पोस्टपोन करो, तो मैंने इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि इससे आदमी का जहन जो है भटक जाता है। जो उसने गोल टारगेट रखा कि इतने दिनों में मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है, वो फिर अपने उस टाइम टेबल को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से अचानक नोटिफिकेशन आती है आपका एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा, फिर वो भटक जाता है। इस तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जी, बहुत ही अच्छा मैसेज इनका रहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, ख़ास करके ट्विटर पे ट्रेंड चला कि पोस्टपोन किया जाना चाहिए, तो इन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि
उस दौरान जिस दौरान जो है एग्ज़ाम होने वाला होता है, उस दौरान ऐसी चीज़ों में पढ़ना एक बच्चे के लिए जो है काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है और उसके एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट कर सकता है। और हुआ भी फ़िलहाल हम इनसे पूछेंगे कि आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए। उन बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके माँ बाप के साथ आपके माँ बाप पर आपके माँ बाप को जो है आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को एक अलहदा कमरे में जाइए, थोड़ा सा गैप दीजिए अपने आप को, ज़्यादा बाज़ारों में मत घूमिए, लोगों की बातें मत सुनिए। लोगों का काम है बोलना। आज आप कामयाब है तो लोग आपको बहुत बोलेंगे, उधरी से सलाम करेंगे, इधर से आएंगे जो कल तक आपको दिखते भी नहीं होंगे। आपको लोग जो आप कल तक आपको देखते भी नहीं होंगे, आज वो भी आपको सामने से आके सलाम करेंगे, वो बात अलग है। इसलिए आप लोगों की बातों में आए, लोगों का काम है रंग बदलना। वो कभी भी जो है जब आप कामयाब होंगे तो आपको सर पर चढ़ाएंगे, जब नाकाम होंगे तो आपको वैसे ही गिराएंगे भी। इसलिए आप लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। यही लोगों की बातें हैं जो आदमी को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि बिल्कुल लोगों की बात से दूर रहे। जो माँ बाप आपको कह रहे हैं वो माँ बाप का सुनिए, इबादत कीजिए ऊपर वाले की, आपको सुकून मिलेगा और सुकून से ही आपको जो है मोटिवेशन मिलेगी। उसी मोटिवेशन से आप पढ़ाई शुरू कीजिए और अगले साल तक देखिए कि आज अगर मैं काम, और अपनी गलतियों को देखिए कहाँ पर मेरे फॉल्ट्स थे, किस सब्जेक्ट में मुझे कितने का नंबर कम आए। और अब जो बच्चे देख रहे हो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कुछ बताएं कि सब्जेक्ट्स के बारे में कि कैसे तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बच्चों की एक बहुत बड़ी ये भूल होती है कि वो फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स पे ध्यान देना है, मगर फिजिक्स को ऐसा नहीं बनाना है कि बायो को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। बायोलॉजी पे आप इतना फोकस कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी 50% कवर करती है 720 मार्क्स का। तो 360 मार्क्स अगर बायो के हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बायो को छोड़ देते हैं अप्रैल मई पे, ताकि उस वक्त रिवाइज करेंगे ना। अगर आप 12th 11th पढ़ रहे हैं तो 11th में आप एक बार बायो को कंप्लीट रिवाइज कीजिए। 12th पढ़ रहे हैं, 12th में भी आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद नीट के दौरान, फिर नीट की पढ़ाई के दौरान जो है आप फिर उसको 5-6 बार रिवाइज कीजिए। और ऐसा रिवाइज कीजिए कि आपको डायग्राम्स तक जो है ज़बानी याद होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सा पार्ट है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे आइए। तो केमिस्ट्री का जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री अब जो ट्रेंड पहले होता था कि केमिस्ट्री न्यूमेरिकल ज़्यादा आते थे, अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो है इनकरेक्ट करेक्ट आंसर ज़्यादा आ चुके हैं कि अब जो है एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस करना है केमिस्ट्री की। और उसके बाद केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक पोर्शन को आप नेगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ज़्यादा एरिया वहाँ से आता है, बहुत ज़्यादा पोर्शन, बहुत ज़्यादा मार्क्स जो वेटेज वो कवर करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और फिजिकल के लिए जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। MTG एक बुक आती है जिसको पास्ट ईयर को पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने आकाश अगर कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से पढ़िए। उसके बाद घर जाइए, घर जाके जो आप टॉपिक खोलिए, जैसे आप एक शेड्यूल बनाए ज़िंदगी का, तो फिर एक टॉपिक खोलिए, आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालो। यूट्यूब पे डाल के वहाँ से मुख्तलिफ हर तरह की जो आपको पसंद है वो वीडियो देखो। उस वीडियो को देखने के बाद वीडियो बंद कर दो। उसके बाद आप वही MTG बुक उठाओ और उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करो। वो क्वेश्चंस करके आप अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसका सोल्यूशन देखो। बच्चे क्या करते हैं, उसको लगे रहते उतना टाइम नहीं है। आज जो है 5-6 महीने तक जो है फिर एग्जाम की डेट आ जाती है। तो आप डायरेक्ट जो है जाके सोल्यूशन देखिए, अच्छी तरह देखिए कि क्या किस तरीके से जो है सॉल्व करने वाले ने इसको सॉल्व किया है। उसको देखने के बाद आप खुद कीजिए। अगर नहीं आ रहा है फिर उसके बाद दोबारा ट्राई कीजिए। ऐसे ट्राई करते करते आपने आपको पूरा इंडल्ज कर दीजिए। जैसे बाकी चीज़ों का नशा होता है, फ़ोन का नशा होता है, इंस्टाग्राम का नशा है, स्नैपचैट का नशा है, वैसे पढ़ाई का नशा लगाइए। उसके बाद फिजिक्स की बात आती है। तो फिजिक्स में जो है बहुत बच्चों को फियर नहीं लेना है। सबसे पहले डरना नहीं है फिजिक्स से। आपने ये देखना है कि जिस बच्चे के 720 आ रहे हैं वो भी हमारी तरह बच्चा है, उसके पास भी वही दिमाग है जो हमारे पास दिमाग है। बस आपने ये सोच लेके चलना है। और उसके बाद फिजिक्स को जो है आपने न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। और एनसीईआरटी की लाइंस जो है वो भी नेगलेक्ट मत कीजिए। फिजिक्स के बारे में बोलूँगा क्योंकि कम से कम 45 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड आते हैं। तो आप जो है उनको थ्योरी वाले क्वेश्चंस को भी फोकस कीजिए। और उसके बाद न्यूमेरिकल जो है उन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उन पर होल्ड बनाइए। और बिल्कुल कैलकुलेटर का इस्तेमाल इन दौरान बिल्कुल मत कीजिए। तो यही कहना चाहूँगा मैं सब्जेक्ट के बारे में। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। इनने जो है बखूबी कहा कि जिस तरह से लोग जो बच्चे इस वक्त जो है कामयाब नहीं हो पाए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग कामयाब होने पे बहुत सर पे चढ़ा देते हैं, जैसे कि इनकी वर्डिंग्स जो थी सर पे चढ़ा देते हैं, और नाकाम होने पे इतना गिरा देते हैं कि बच्चा जो है काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और सुसाइड करने पे जो है मजबूर हो जाता है। इस तरह का माहौल जो है हमारे हिंदुस्तान में भी है। काफ़ी बच्चे जो है हार कर नहीं कहेंगे कि इस एग्ज़ाम में नाकाम होकर जो है सुसाइड का रास्ता इख्तियार करते हैं। और इन्होंने बखूबी एक अच्छा मैसेज दिया कि उन पर हमें ध्यान नहीं देना है, उन रिश्तेदार
रिश्तेदारों पर, उन लोगों पर हमें ध्यान नहीं देना है जो हमें गिराने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने माँ बाप का सोचना, माँ बाप का कहना मानना है। और बखूबी इनने और भी चीज़ें जो टिप्स इनने दी कि किस तरह से आपको पढ़ना है, अगले साल फिर ट्राई कीजिए, अगले साल फिर कोशिश कीजिए, अगले साल फिर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा इनने मुझे शुरू में बताया था इनने कोई पोएम लिखी हुई है नीट पे, तो मैं सुनना चाहूँगा और अपने नाज़रीन को भी सुनाना चाहूँगा। जी, पूरी स्टोरी जो थी उसको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की अपनी नीट की, तो मैं आपको ये गज़ल सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा लिख लेता हूँ। असल में नाम भी अहमद फराज है तो शायर थे, थोड़ा सा उसका असर लगता है मुझे। तो ये शेर पहला यूँ है कि आय हाय क्या दिन थे वो स्कूल के, क्या वो ज़माना था, ना कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन थी, ना माँ बाप का कोई ताना था। दिन निकलता भी था तो दोस्तों के साथ और ढलता भी था तो दोस्तों के साथ, खाना भी खाते थे तो सब घर वाले एक साथ, सर पर था हमेशा माँ बाप का साथ। हुई जो पास 10th क्लास तो शुरू हुआ एक अलग ही फसाना, 11th का सिलेबस इतना भी हो सकता है ये कभी भी ना था जाना। रख लिया मेडिकल बिना सोचे और ख़रीदी ढेर सारी किताबें, टेंशन ने भी दरवाज़ा खटखटाया और फिर खुद को मैंने पूरा लाचार पाया। उधर इतने पैसे भी दे रहे थे माँ बाप और इतनी ट्यूशनें भी लगा रहे थे, और इधर नीट होगा या नहीं होगा ये ख्यालात मेरा दिमाग खा रहे थे। जो ही किस्मतों से हुआ 12वीं पास, माँ बाप छोड़ आए सीधा आकाश वालों के पास। माँ बाप फिर सोचे कि इसका नीट अब हो ही जाएगा, और हम सोचे कि नहीं हुआ तो साल ज़ाया हो जाएगा। कभी बायो फिर भूल जाती और कभी फ़िज़िक्स के क्वेश्चन ही नहीं आते। शुरुआत के टेस्ट में मेरे नंबर भी अच्छे नहीं थे आते। पढ़ते हुए ख्याल भी आता कि अय्याशी करें और छोड़ दें सब कुछ। फिर अंदर से ख्याल आता क्या उनको धोखा देगा तू, जिन्होंने लगा दिया तेरे पीछे सब कुछ। बस फिर एक चिंगारी लगी और शुरू हो गया मैं नीट की तैयारी में। माँ बाप की खुशी ही सबसे बढ़कर है, क्या रखा इस दुनियादारी में। चलते चलते आ ही गया वो दिन इम्तिहान का, पहुंचा मैं एग्ज़ाम हॉल तक सही सलामत, ये शुक्रिया था उस रब मेहरबान का। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया एक मैसेज भी इन्होंने दिया, और अपनी कहानी जो है जिस तरह से बचपन से बच्चा पढ़ता है, और इन्होंने अपनी कहानी जो है इसमें कंपाइल करके बताई। और जैसा कि इनका नाम जो ही एक बड़ी शख्सियत के साथ मिलता है, तो इन्होंने जो है एक मैसेज दिया। तो आखिर में बताना चाहेंगे कि जो बच्चे इस वक्त जो है कामयाब हैं उन सबको मुबारकबाद, और जो नहीं हो पाए हैं तो अगले साल फिर ट्राई करें, फिर कोशिश करें, इंशाल्लाह अगले साल आप कामयाब होंगे। आप देखते रहें द चिनाब टाइम्स। खुदा हाफिज़।